नमस्कार। आप सभी का इस कथा पटल पर हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आई हूँ डॉक्टर रामदरस मिश्र जी की कहानी, जिसका शीर्षक है एक भटकी हुई मुलाकात। आखिर कैसी थी ये मुलाकात? दोस्तों, इस कहानी की नायिका अंजना रेल यात्रा के दौरान एक परिवार से मिलती है, पति पत्नी और उनका एक बेटा। आखिर उस परिवार से उसका क्या रिश्ता था? सीमा और सुधांशु की हर हरकत पर अंजना की नजर क्यों थी? वहीं सुधांशु भी अंजना को देखकर अटपटा सा महसूस कर रहा था। उनके बेटे मनोज को देखकर अंजना को अपने पूर्व जीवन में लिए गए फैसले सही लगे या गलत? आइए सुने कहानी, जिसका शीर्षक है एक भटकी हुई मुलाकात। गाड़ी चलने को ही थी कि अंजना झपटी हुई सेकंड क्लास के डिब्बे में दाखिल हो गई। डिब्बे में कोई खास भीड़ नहीं थी। एक एक बर्थ पर दो दो एक एक यात्री बैठे थे। अंजना ने जल्दी जल्दी कुली से अपना सामान रखवाया, उसे पैसे दिए और गाड़ी चल दी। अंजना निश्चिंत होकर अपना सामान सजाने लगी। होलडाल बिछा दिया, डेलची और छोटी सी अटैची ऊपर के बर्थ पर डाल दी। एक टॉवेल और साबुन लेकर चली गई हाथ मुंह धोने। हाथ मुंह धोकर लौटी तो ताजा अनुभव कर रही थी। बालों को झटक कर उसने निश्चिंतता की सांस ली। सामने बर्थ पर एक औरत बैठी बैठी ऊँघ रही थी। रूप रंग से सुंदर और अप टू डेट कही जा सकती थी। हल्की हल्की स्थूलता के नाते उम्र कुछ अधिक लग रही थी, किंतु होगी अभी 25-30 की। इसके साथ जो लड़का बैठा हुआ है वह 10 का तो होगा ही। 10 का तो लड़का ही है, फिर इस औरत की उम्र? नहीं, वह 30 बरस से अधिक की नहीं होगी। वह खुद ही कहाँ 30 के पार है। और उसका मनोज भी तो 10 साल का हुआ होगा। वह औरत ऊँघ रही है। झपकी से नीचे गिरते हुए सिर को बार बार उठा लेती है। लाल लाल आंखों से एक पल को देखती है, फिर ऊँघने लगती है। उफ, हद की गर्मी है। अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है। पंखा भन 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 भना रहा है। पसीने से इस औरत का सिंदूर फैलकर ललाट पर पसर गया है। अंजना ने रुमाल से अपना पसीना पोंछ लिया। हाँ, पसीना ही तो है और कुछ नहीं। कभी इस ललाट पर भी सिंदूर फैलता था। पंखा भन 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 चल रहा है और अगाध काल के सन्नाटे में हर पल बिना किसी से बोले हुए भागा जा रहा है। बाहर धूप में चमकते हुए कटे खेत तेजी से पीछे छूट रहे हैं। दहकते हुए गुलमोहर और अमलतास के फूल स्मृतियों के समान इस भयंकर धूप में भी अपनी ताजगी लिए पीछे छूट रहे हैं। कभी कभी ट्रेन पेड़ों के नजदीक होकर गुजरती है तो एक हरहराहट दोनों को एक क्षण के लिए बांध देती है। दूर दूर तक जलता हुआ सन्नाटा और भन 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 चलता हुआ पंखा, और इस सन्नाटे में अंजना और उसके सामने ऊँघती हुई यह नारी और एक लड़का 10 वर्ष के आसपास का। 10 बरस का तो उसका अपना मनोज भी हुआ होगा। कितने बरस हो गए छूटे हुए? हाँ, 5 बरस। अब शायद पहचान भी पाऊं या नहीं, वह तो मुझे नहीं ही पहचान पाएगा। और यह लड़का कब से खिड़की के बाहर की ओर मुंह किए देख रहा है। तन्मय है बाहर की दुनिया देखने में। धूप और गर्म हवा के झोंके इससे खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, इस लड़की की गोरी गोरी गर्दन दिख रही है, माथे का पिछला हिस्सा भी। अंजना की नजर इस लड़के के सिर के पिछले हिस्से के भालों की भंवर में डूब गई है। उसकी दृष्टि मानो इस बालक के कपड़ों के नीचे घुसकर उसके अंग अंग पर रेंग रही है और फिर गर्दन और बालों पर आकर टिक जाती है। मनोज का वह अंग अंग पहचानती है और इस लड़के की ओर वह कब से देख रही है। उसे इच्छा होती है बुलाऊं, मगर मगर क्यों बुलाऊं? दूसरे के बच्चों को यूं बुलाना ठीक तो नहीं, और एक अज्ञात भय है जो उसे बुलाने नहीं देता। वह नहीं चाहती कि वह इधर मुंह फेरे। वह नहीं चाहती कि वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों की जलती गोलियां उसके सीने में चिपका दे। बस वह उसकी भंवर और गोरी गर्दन देखती रहे।
अंजना टॉवेल उतारती है और एक बार गर्दन टेढ़ी करके बाहर की ओर देखती है। टॉवेल से पसीना पोंछकर बर्थ पर लेट जाती है। उसने एक उपन्यास निकाल लिया है और पता नहीं पढ़ रही है या उससे आंखें ढक ली हैं। बीच बीच में कनखियों से वह लड़के की ओर देख लेती है। कमबख्त एकटक बाहर की ओर देख रहा है। वह उपन्यास पढ़ रही है। मनु, ओ लाडले, आंख में कुछ पड़ा तो तू मेरी मुश्किल कर देगा। ऊँघती हुई नारी अब स्थिर होकर उठ बैठी थी। मनु। अंजना चौंकी। वह धीरे धीरे उठ बैठी। अब लड़के का भरपूर चेहरा सामने था। अंजना उसे देख रही थी। मनु भी अपने पास ही सफर करने वाली इस महिला को मानो पहली बार देख रहा हो। वह एकटक अपनी आंखें अंजना की आंखों में डाले उसे निहार रहा था। अंजना की आंखों में मनु का भरपूर चेहरा समा आया। 5 वर्ष हो गए मनोज से छूटे हुए। 5 वर्ष में बहुत फर्क आ सकता है। ठीक ठीक पहचान पाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन क्या कोई माँ अपने बेटे को नहीं पहचान सकती, चाहे उससे 25 बरस अलग रहे। मनु अंजना को देख रहा था। कितनी तन्मयता है इन आंखों में। बाहर देखता रहा तो बाहर देखता रहा। अब अंजना को देख रहा है तो उसी को देख रहा है। और मनोज की सी बड़ी बड़ी तरल आंखें, हाँ, कुछ सावधान हो गई हैं। नाक भी मनोज की सी ही है। हाँ, आगे की ठोड़ी अधिक झुक आई है और बीच से कुछ उठ गई है। दृष्टि में वही आर्द्रता। हाँ, ललाट कुछ अधिक प्रशस्त हो गया है। क्या यह मनोज नहीं हो सकता? क्या माँ की आंखें अपने बेटे को पहचानने में धोखा खा रही हैं? मगर इसके साथ यह नारी कौन है? शायद उन्होंने फिर शादी कर ली हो। क्यों ना पूछ देखूं? नहीं, क्यों पूछूं? पूछकर ही क्या हो जाएगा? फिर एक नया घाव लेकर लौटूंगी। यह मनोज न हो, हे भगवान। मगर अंजना की दृष्टि मनु की तरल आंखों की आर्द्रता से भीग रही थी। उसी की ओर रह रहकर देखती थी, फिर उपन्यास में मुंह छिपा लेती थी। मनु मनोज ही हो तो क्या हो जाएगा? मनोज तो उसका अपना ही था, फिर अपना होकर भी कहाँ अपना रहा? यह पुरुष का कानून है, यह स्वतंत्र देश का कानून है कि बच्चे पैदा करे माँ और अधिकारी हो जाए बाप। संवेदनाओं का मूल्य त्याग में है। माँ अपनी सारी संवेदनाएं दूह दूह कर अपने पुत्र का निर्माण करती है। अपने पास वह क्या रखती है? लेकिन वही पुत्र न्याय के समय पिता का हो जाता है। न्याय और संवेदना मानो अलग अलग चीजें हों। वह उपन्यास में मुंह ढके ढके क्या क्या सोचने लगी। एक गीला गीला अतीत उसके सामने से गुजरने लगा। मनोज 2 साल का था और तभी तलाक की नौबत आई। सुधांशु बदली कराकर दिल्ली चला गया। वह अहमदाबाद में ही रही मनोज के साथ। कोर्ट ने फैसला किया कि सुधांशु 150 रुपए महीने देगा अंजना को, जब तक वह नई शादी नहीं कर लेती। उसने इसे अपना बड़ा अपमान समझा। सुधांशु का जब कुछ अपना नहीं रहा तो उसके रुपए क्यों लूं? क्या मैं इतनी असहाय हूं? नहीं, उसकी एक चीज है मेरे पास, मनोज। मनोज के लिए ये रुपए लेने पड़ेंगे। कोर्ट का फैसला यही है ना कि मनोज सुधांशु का है, और सुधांशु जब तक चाहे उसे पालने पोसने के लिए अंजना के पास छोड़ सकता है। अंजना को इस फैसले पर इतना क्रोध आया, मगर फैसले का क्या दोष? कानून ही ऐसा है। अब वह सुधांशु की कोई चीज अपने पास क्यों रखे? क्या वह सुधांशु की दासी है कि अमुक समय तक उसकी चीज की देखभाल करती रहे और सुधांशु जब चाहे उससे वापस छीन ले? मनोज चीज वस्तु तो नहीं है। कानून भले उसे सुधांशु का बेटा कहे, लेकिन वह उसकी माँ है। वह उसकी माँ है। इसे कौन नहीं कहेगा? और किसी के नहीं हाँ कहने से क्या होता है? वह उसकी माँ है तो है। किसी के मानने न मानने से क्या होता है? उसकी माँ है तो हमेशा माँ ही रहेगी, और माँ बेटे को अपने प्राणों का रस पिला पिला कर पालेगी जब तक उसे पालने का अवसर दिया जाएगा। उसने मनोज के लिए ही सुधांशु के 150 रुपए मासिक स्वीकार किए। मनोज उसकी सारी तरलता पीकर बढ़ता गया।
बीच बीच में अंजना मनोज के अलग होने की कल्पना से उदास हो उठती, जैसे किसी ने एकाएक उसके प्राण रस को सोख लिया हो। मनोज को गीले वक्ष पर चिपकाकर अपने सारे दर्द बिखेर देती। 5 वर्ष पूरे होने पर सुधांशु आया मनोज को ले जाने के लिए। मैंने क्यों नहीं कह दिया? जानती थी कि फैसला सुधांशु के पक्ष में है। सुधांशु ने कहा था कि मैं इसे ले जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, नहीं दूंगी। कानून तुम्हारे पक्ष में है तो क्या हुआ? मनुष्य के कुछ नैतिक अधिकार भी तो होते हैं। मनोज मेरे प्यार की बूंद बूंद पी कर बना है, विकसा है। यह मुझसे अलग होगा तो मैं... खैर, मेरी बात छोड़ो, मैं सह लूंगी। बहुत सी नारियां सहती हैं, लेकिन मनोज बिखर जाएगा, और बेटे का बिखरना मां नहीं देख सकती। यह अनाथ हो जाएगा, प्यार न पाकर टूट जाएगा। सुधांशु गरजा था कि प्यार तो बस तुम्हारे ही पास है, तुम ही दुनिया भर के बच्चों को पाल पोस रही हो। मैं अपना सारा अभिमान छोड़कर अनुनय पर उतर आई। सुधांशु, इतने क्रूर मत बनो। माना कि यह कानूनन तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा रहेगा, लेकिन मुझे इसकी सेवा कर पाल पोस लेने दो। स्वावलंबी होगा तो तुम्हारे पास भेज दूंगी। आखिर मैं भी तो कुछ हूं। तुम इसकी कोई नहीं हो, केवल पैदा करने की मशीन हो। मैं ताव खा गई। आखिर तुम अपनी जात पर उतर आए। सुधांशु, तलाक के बाद तुम्हें मेरा अपमान करने का कोई हक नहीं है। ले जाओ अपने बेटे को। मैं फफकती हुई अंदर चली गई, यह कहती हुई कि उसे ले जाओ, अपने बेटे को अभी ले जाओ, अभी। मैं सुनती रही कि सुधांशु मनोज को लालच देता रहा। चल बेटे, दिल्ली चले, वहां मेला है, खिलौने हैं, चलो घूम आए। मनोज मेले के नाम पर बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसने कहा कि मेरी माँ भी चलेगी। नहीं बेटे, तुम्हारी माँ तो यहीं रहेगी, तुम्हारे लिए नए नए कपड़े बनाती रहेगी। जब तुम मेले से घूम कर आओगे तो तुम्हें पहनाएगी। हाँ, मेरा बेटा लौट आया कहकर प्यार भी करेगी। नहीं नहीं, माँ को भी ले चलो, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। मैं तो तुमको जानता भी नहीं, तुम कहीं मेले में मुझे खो दो तो। अरे नहीं बेटे, मैं तुम्हारा डैडी हूँ, डैडी। मैं तुम्हें कैसे खोऊंगा? मैं तुम्हें घुमाकर यहाँ लौट आऊंगा। मेरी इच्छा हुई कि चिल्लाकर कहूं, बड़े बाप बनते हो तो अधिकार से ले जाओ। माँ की ममता को बीच में रखकर क्यों ले जाते हो? लौटा लाने के झूठे वादे क्यों करते हो? मगर नहीं बोली। बाप है, ले ही जाएगा, अधिकार से ले जाएगा। पुलिस बुलाकर ले जाएगा, बेटा रोएगा, अहकेगा तो छाती फटेगी माँ की ना। मनोज तैयार हो गया। माँ, कपड़े पहना दे, मैं दिल्ली मेला देखने जाऊंगा। तू मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े बना रखना। मैं अपने को दबाते दबाते फफकने लगी थी। तू रोती क्यों है माँ? मैं तो 2 दिन में ही लौट आऊंगा। डैडी कहते हैं, वह डैडी है ना माँ? हाँ बेटा, जाओ जाओ। मैंने अपने ही हाथों मनोज को तैयार किया और सुधांशु के हाथों सौंपते हुए कहा, ख्याल रखना। मैं फिर मुंह फेर कर देर तक फफकती रही। उसके बाद अंजना को सुधांशु की कोई चिट्ठी नहीं मिली। उसने सुधांशु के भेजे हुए 150 रुपए भी लौटा दिए और फिर कभी नहीं स्वीकार किए। मनोज के बारे में वह कुछ नहीं जान सकी, केवल कल्पना कर सकी कि दिल्ली जाकर वह माँ के पास लौटने के लिए चीख रहा है। सुधांशु तरह तरह के प्रलोभनों से उसे अपने यहाँ रखने का प्रयास कर रहा है। मनोज माँ को खोजता है, धाय माँ, और उसे कोई चुप कराता है, पर वह माँ को खोजता है। नहीं, चुप होने पर सुधांशु उसे मारता है। धीरे धीरे दिन बीत रहे हैं। मनोज उदास उदास सा रहता है। सूखी आंखों से आसपास के आकाश को देखता हुआ चुपचाप बैठा रहता है। फिर धीरे धीरे सब कुछ भूल जाता है, शायद अंजना को भी। औरत बड़बड़ाती है, अभी तक नहीं आए, दोपहर हो गई, खाने का वक्त हो गया, दोस्तों से बातें करते हैं दूसरे कंपार्टमेंट में, इन्हें औरों का भी कुछ ख्याल है? अंजना मनु की ओर देख रही है। मनु कमल सी बड़ी बड़ी भोली भाली आंखों में तरलता भरे अंजना को देखता है और आंखें मिलने पर शर्माकर फेर लेता है। अंजना को लगता है मनु की आंखें उसकी रग रग में बह रही हैं। क्यों बह रही हैं, उसे क्या मालूम। मनु एकदम चीखा, माँ
अंजना झटके से उठ बैठी जैसे उसे किसी ने पुकारा हो, और वह अपनी इस नादानी पर शर्मा गई। उसने देखा कि वह लड़का मनु उस औरत की ओर मुखातिब होकर आंख मल रहा है। माँ, आंख में कुछ पड़ गया। अरे कमबख्त, कितनी बार कहा कि गाड़ी के बाहर मत झांको, लेकिन नहीं मानोगे। उस औरत ने बेरुखी से लड़के को खींचकर अपने सामने कर लिया और आंचल के छोर से उसकी आंख से कोयला निकालने लगी। बीच बीच में उसकी गर्दन सख्त हाथों से इधर उधर टेढ़ी टेढ़ी कर रही थी और लड़का सिहर सिहर उठता था, किंतु न जाने कौन सा एक अज्ञात भय था कि रो नहीं पाता था। अंजना फिर लेट गई और उपन्यास उठा लिया। किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी, औरत फिर बड़बड़ाई, अभी तक नहीं आए, अजीब है, गैर जिम्मेदार फालतू आदमी। कहो सीमा डार्लिंग। गाड़ी सरकी। अंजना के कान में मानो पिघला हुआ शीशा पड़ गया हो। वह फिर झटके से उठ बैठी। सुधांशु? हाँ, वही तो है। इस औरत की ओर मुंह किए बात कर रहा है। देर हो गई डियर। उसकी दृष्टि अंजना से टकरा गई, जैसे किसी ने वाक्य के डंठल को चटाक से तोड़ दिया और जैसे पूरी स्पीड में भागती हुई गाड़ी उलट गई। तभी उसने अपने को पल भर में संभाल लिया। मेरा मतलब है कि वह लाल शंकर जो अपना मजिस्ट्रेट दोस्त है छोड़ ही नहीं रहा था। और सुनो, वो मनोज, क्या तुमने खाना खा लिया? नहीं पापा, मैं और मम्मी आपका इंतजार कर रहे थे। मम्मी? एक गहरा धक्का लगा और अंजना के दिल का शीशा चटाक कर बैठा। तो यह मेरा मनोज है और मैं इसकी मम्मी भी नहीं। मम्मी हुई यह सीमा। हाँ, तो यह उनके ऑफिस वाली टाइपिस्ट है। ओह, शायद शादी कर ली है इससे। अंजना एक बार क्रोध और घृणा से आंखें खींचकर दूसरी ओर देखने लगी। सुधांशु अपनी नई पत्नी को बीच की ओर सरकाकर बैठ गया। सुधांशु कभी ऊपर बर्थ की ओर देखता, कभी बाहर की ओर ताकता, कभी दूसरे मुसाफिरों की ओर ताकता। आंखें चारों ओर से फिसलती फिसलती अंजना पर गिर जाती और जब अंजना की आंखें भी फिसलती फिसलती सुधांशु पर गिर जाती तो एक क्षण को टकरा जाती और फिर झटके से अलग हो जाती। पंखा भन भन चल रहा था, कंपार्टमेंट तपने लगा था, हू हू करके बाहर हवाएं बहने लगी थी, लेकिन शीशे की खिड़कियों के बंद हो जाने से आवाजें भीतर उतनी तेजी से नहीं आ रही थी। हर बर्थ पर, हर सीट पर, हर दीवार पर जैसे सन्नाटे की चींटियां चिपकी हुई रेंग रही थी। अंजना और सुधांशु की आंखें इन चींटियों को गिन रही थी। अंजना की आंखें घूम फिरकर मनोज पर टिक जाती तो इतना बड़ा हो गया। बगल में बैठी हुई यह पराई औरत इसकी माँ है और मैं कोई नहीं। एकदम भूल गया होगा मुझे, लेकिन क्यों मुझे तरल तरल आंखों से देख रहा है। लगता है कि बीच में आलिंगन के स्पर्श से हवा छटपटा रही है। लगता है अब वह मेरी गोद में टूट पड़ेगा, मेरा रोम रोम एक परिचित स्पर्श के सुख में फड़फड़ा उठेगा। हाय, कितने ऐसे क्षण बीत गए। वह कब से ताक रहा है। उसकी आंखों की यह तरलता मेरी अपनी ही तो है और मैं अपने से इतनी दूर। यह एक गज का फासला देशांतर का फासला बनकर बीच में तड़प रहा है। मैं मनोज को देखने और गोद में भर लेने के लिए कितनी तड़पी थी, और वही मनोज खोई हुई निधि के समान एकाएक मिल गया तो उसे देखने में जी कांपता है, जैसे किसी और का माल हो। अपनी ही निधि को भर आंख देख पाने में चोरी का अपराध। एक बार तो इसे बेटा कह पाती, एक बार तो वह मुझे मां कह पाता, एक बार। डियर, तुम्हें भूख नहीं लगती हो तो औरों को भी नहीं लगती। आकर चुपचाप बैठ गए, पता नहीं क्या घूर घूर कर देख रहे हो। सुधांशु और अंजना दोनों जैसे कहीं टकरा गए। दोनों ने इस कथन का व्यंग समझा। हाँ हाँ, चलो चलो, उतारो उतारो। हाँ हाँ, बस खाना वाना खा लिया जाए। अंजना सरक कर खिड़की के पास चली गई और बाहर की तरफ मुंह किए उपन्यास में डूबना चाहने लगी। सीमा खाने पीने के लिए सामान खटर पटर सरकाने लगी। अरे उतारो ऊपर से खाने का सामान, बैठे क्यों हो? अरे हाँ हाँ। अचकचाकर सुधांशु उठा और ऊपर से भोजन की डेलची के स्थान पर छोटा बॉक्स उतार लिया। तुम्हें हो क्या गया है? यह बॉक्स खाएंगे? खाने का सामान तो डेलची में है।
अरे हाँ, मैं भूल गया था। अंजना उपन्यास पर आंखें बिछाए सुधांशु की परेशानी का अनुमान लगा रही थी। वह एक अद्भुत संकोच में डूबी जा रही थी कि जैसे वह भरी सड़क पर नंगी हो गई हो। चाह रही थी कि उठकर कहीं और चली जाए। कुछ करते नहीं बनता था। दूसरे उसके इस तरह उठकर चले जाने से क्या सोचेगी यह औरत। और कहीं उसके अंतर्मन को मनोज की निकटता पकड़े बैठी थी। मनु बेटा, तुम यहाँ बीच में इस बॉक्स पर बैठ जाओ। सीमा ने खाना सजा दिया था। बर्थ पर एक और सुधांशु था, एक और वह, और दो बर्थों के बीच की खाली जगह में बॉक्स बिछाकर मनोज को बैठा दिया। सुधांशु मरमाहत सा बैठा था। वह खाना खाए, उसकी पत्नी 10 वर्षों तक उसके सुख दुख की संगनी अंजना उसके सामने बैठी हुई है। उसे वह खाने तक के लिए पूछ ना सके और खुद खाने लगे। तलाक दे दिया है? हाँ, दे तो दिया है, लेकिन अरे खाते क्यों नहीं? इस तरह आज लुटे लुटे से क्यों हो? क्या कहीं कुछ खो बैठे हो? यह कहकर सीमा ने अंजना की ओर व्यंग भरी निगाह फेरी। अरे हाँ, खाता तो हूं, लो ये देखो। अंजना को लगा कि सीमा उसकी ओर व्यंग से मुस्कुराती हुई देख रही है। उसने सुधांशु के अंतर मंथन को स्वयं अनुभव किया। हाँ, तलाक तो दे दिया है, सारे संबंध तो कानून से तोड़ लिए गए हैं। उन्होंने दूसरा संबंध भी स्थापित कर लिया है। फिर यह सब क्या है? लगता है कुछ और है जो नहीं छूटता, नहीं छूटता। वह स्वयं क्यों सुधांशु को देखकर चंचल हो गई है, उद्विग्न हो गई है। बहुत से पुरुष आते जाते हैं, साथ साथ यात्रा करते हैं, कहाँ कुछ अनुभव होता है। फिर सुधांशु को देखकर यह सब कुछ क्यों हो रहा है? लगता है अभी भी कुछ टूटने को बाकी है। लगता है सुधांशु खा नहीं रहा है। सुधांशु पूड़ी का एक टुकड़ा मुंह में डालकर देर तक चुभला रहा है। ये कौर जहर के समान उसके स्वाद को विषाक्त कर रहे हैं। डाल लिया है तो निगलना ही है। हाय, अंजना मेरे सामने बैठी है, वर्षों बाद मिली है, और उससे मैं इतना भी नहीं कह सकता कि आओ साथ खाना खा लें। ये बरस उसकी आंखों में तैरते हुए निकल गए। अंजना ने मुझे खाना खिलाए बिना कभी खाना नहीं खाया, और मैंने भी हमेशा साथ खाने के लिए अंजना को बाहों में लपेटकर थाल के पास खींच लिया। हम दोनों ने प्रेम से कभी कभी एक दूसरे के मुंह में कौर डाले। अंजना की आंच से दीप्त चूल्हे की लपटें, उसकी प्रीति से सिक्त भोजन की महक, उसके स्पर्श से बचती चमचमाती थालियां, चम्मच, गिलास, और सबसे ऊपर तैरती अंजना की स्वच्छ आंखों का बहाव, दोनों के मान मनोहार और हंसी खिलखिलाटों से धड़कते क्षण। और आज वही अंजना सामने है। मैं खाने को नहीं पूछ पा रहा हूं। एक तनाव, एक अटकाव। क्या था जो इस प्रीति की स्वच्छता में दाग बनकर उभरता गया? शायद मेरी नादानी, और शायद अंजना का असहिष्णु व्यक्तित्व। यही सीमा है जो मेरे डिपार्टमेंट में टाइपिस्ट थी। होते होते कुछ हो गया और अंजना जैसे सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, यह नहीं। उसे गंध मिली और पहले तो उदास रही, बाद में उग्र हो गई, और बात बिगड़ते बिगड़ते यहां तक बिगड़ गई कि मैं उसके अस्तित्व को बर्दाश्त कर पाने में अपने को असमर्थ पाने लगा। अब लगता है कि सारी घटनाएं एक मिथ्या तनाव, एक मिथ्या दर्प बोध के कारण घट गई, और जब घट गई तो घट गई। उन्हें कहाँ लौटाया जा सकता है? सीमा अपनी मादक मोहकता लिए मेरी नस नस में भीनती जा रही थी, मेरे ऊपर छाती जा रही थी। लेकिन बाद में लगा कि सीमा की सारी मादकता ऊपरी थी, जैसे एक खाली कमरे के चारों ओर रंगीन फुलझड़ियां जल रही हों। इसके व्यवहार में वह सौहार्द और कोमलता नहीं जो इसके ऊपरी सौंदर्य में है। और आज जब अंजना और सीमा दोनों साथ साथ हैं, तो दोनों का यह अंतर कितनी तीव्रता से मुझे बेध रहा है। जी होता है कहूं अंजना को साथ खाना खाने के लिए, पर किस अधिकार से कहूं? सारे अधिकार तो छीन लिए हैं। काश सीमा ही उससे खाने को पूछती, पर वह क्यों पूछने लगी? मनोज की ओर देखा सुधांशु ने। हाँ, सारे अधिकार छीन लिए हैं, उसके बेटे को भी छीन लिया है।
कितनी तरलता से मनोज को देख रही थी। और यह सीमा उसके अधिकारों पर कुंडली मारे बैठी है, इसे अधिकारों की सुरक्षा करने भी। अरे खाते क्यों नहीं हो? खाता तो हूं। सुधांशु जोर से तड़पा और फिर संभल गया। धीरे से कहा, खाता तो हूं। सुधांशु सोच रहा था कि कहाँ जा रही है अंजना। फिर शादी तो शायद नहीं की, क्या कोई नौकरी की है? मगर नहीं, वह नहीं पूछ सकता। सुधांशु को लगा कि अंजना की पीठ रह रहकर थरथरा रही है। अंजना ने झटके से घड़ी देखी, उपन्यास रख दिया और सुधांशु परिवार की ओर मुंह किए हुए धीरे धीरे सामान लपेटने लगी। एकाएक शीशे का एक गिलास गिरा और चूर चूर हो गया। सीमा का एक चाटा मनोज के गाल पर लगा। कम बख्त! झटके से अंजना की आंखें घूम गईं। आंखें भीगी हुई थी, किंतु उनमें एक रोष की आंच उगाई थी। सुधांशु की आंखों से उसकी भीगी जलती आंखें क्षण भर को टकराईं, फिर अपनी दिशा में लौट गईं। खिड़की खोल ली थी। 2 बजे की आंच में तपता हुआ सुनसान स्टेशन। ओ कुली! अंजना झटके से स्टेशन पर उतर गई। सीमा झटके में चिल्लाई, अरे ओ बहन जी, यह पैकेट आपका छूटा जा रहा है। लेकिन अंजना उसी तपते हुए स्टेशन के सन्नाटे में खो गई। सुधांशु एक टक देखता रहा। सीमा ने फिर पैकेट की ओर देखा। मनोज के लिए? अरे देखो ना, यह औरत मनोज के लिए पैकेट छोड़ गई है। सुधांशु ने बाहर की ओर आंखें फिराकर पैकेट को देखा। उच्छ्वास लेकर बोला, हाँ, अंजना थी वह। सीमा एकाएक चौंक उठी। क्या? और मनोज विस्मय से आंखें खोले पिता की ओर देखता रहा। लेकिन खुलती हुई गाड़ी की जोर की झक में सब कुछ डूब गया। दोस्तों, कई बार हम क्षणिक आवेश में अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए जल्दबाजी में फैसले ले तो लेते हैं, पर उसकी कीमत हमें जीवन भर चुकानी पड़ती है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कथा पटल से जुड़े रहें, इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने कथा प्रेमियों के साथ उनको भी प्रेरित करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साहित्य से जुड़े रहें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।